तो कैसे आप लोग, मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये हमारी 11वीं क्लास के लिए है। 11वीं क्लास की हमने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब अपने चैनल पर अपलोड करे हुए हैं। जिसने नहीं देखो पहले वो देखिए, तब इस वीडियो को देखना, तब समझ में आएगी। ठीक है। उस प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस का इंट्रोडक्शन, चैप्टर फर्स्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, और हमने उसमें कंपाउंड के बारे में बता रखा और अपना एलिमेंट्स के बारे में बता रखा। तो आज हम इस वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे वो हम बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। ठीक है। मिश्रण, मिक्सचर, मिश्रण, ठीक है। जो मिश्रण है बच्चे, मिश्रण हमारा क्या होता है, दो कंपाउंड लो, कंपाउंड को उन्हें मिक्स करो। ठीक है। जैसे दो कंपाउंड हमने लिया, एक तो हमने नमक ले लिया, एक पानी ले लिया, उनको मिक्स करा। ठीक है। तो जो बना उसे क्या बोल रहे हैं, मिश्रण। तो हमें दो कंपाउंड लेने हैं, उन्हें मिलाना है। मिलेंगे तो भी मिश्रण बनेगा, नहीं मिलने के तो भी हमारा मिश्रण बनेगा। ठीक है। मिलेंगे तो हमारा कौन सा मिश्रण बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा। नहीं मिलेंगे तो क्या बनेगा, विषमांगी मिश्रण बनेगा। ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये मिश्रण बच्चे हमारे दो प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण और विषमांगी। मिश्रण, ठीक है। जो भी मैंने डेफिनेशन बताई है तो बिल्कुल बच्चा बेसिक सी डेफिनेशन। अब हम 11वीं क्लास के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात होगी। तो इसे बोलते हैं, समांगी मिश्रण को बोलते हैं बेटे होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक प्रावस्था बनाते हैं, मतलब एक फेज बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, नमक प्लस पानी, नमक का पानी में मिश्रण। ठीक है। ये नमक है। नमक जो हमारा, इसकी फेज कैसे होती है बच्चे, सॉलिड। कैसे होती है, सॉलिड। पानी की जो फेज है वो कैसी होती है, लिक्विड। ठीक है। अब नमक को पानी में घोल रहे हैं हम, तो नमक तो पूरा पानी में डिजोल्व हो जाएगा। सिर्फ कैसी फेज बचेगी हमारे पास, एक ही तो फेज बचेगी, ओनली किसकी बचेगी बच्चे, पानी की बचेगी। पानी की फेज बचेगी हमारे पास। तो हमारे पास कितनी फेज बचेगी, एक। मैं यही तो बात कर रहा था कि वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक फेज बनाते हैं, मतलब एक प्रावस्था बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, समांगी मिश्रण। ठीक है। अब हम विषमांगी की बात करें जाए, रेत है। क्या बच्चा, रेत मीन्स सैंड प्लस पानी, रेत का मिश्रण। ठीक है। हमने कह लिया बच्चे ये रेत है, मतलब सैंड, उसको पानी में घोल रहे, रेत को पानी में घोल रहे। अब रेत को हम पानी में घोल रहे हैं तो रेत उसमें पानी में घुलने को तो नहीं, इसको घोल लेंगे तो पानी थोड़ा डलनेस होगा, उसका पानी का कलर थोड़ा डल पड़ेगा, और धीरे धीरे उसके बाद क्या होगा, रेत उसमें बैठना क्या होगा, बैठ जाएगा पानी के नीचे। ठीक है। तो रेत की प्रावस्था कैसी, सॉलिड। मतलब जो सैंड है, सैंड की फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड। और पानी कैसी बच्चे, लिक्विड। अब उसमें जो हमारा रेत पानी में घुलने का तो है नहीं, रेत तो पानी में नीचे दबा का रहेगा, तो उसमें क्या होगा, उसे कितनी प्रावस्था होगी हमारे पास, दो, एक रेत की प्रावस्था और एक पानी की प्रावस्था। तो इसमें क्या होगा बच्चे, विषमांगी मिश्रण में दो प्रावस्था मिलेंगी, एक रेत की और एक पानी की। तो अभी समझ में आ गया कि समांगी मिश्रण क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, कि वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक प्रावस्था बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। जिसमें एक से ज्यादा प्रावस्था बनेगी उसे क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। ठीक है। ओके। तो बच्चों अभी हमने इस वीडियो में आपको मिश्रण खत्म करा। मिश्रण खत्म करने पे क्या है, अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चे लिखा हुआ सार्थक अंक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स।
11वीं क्लास के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या है बच्चे, ये किसी का मंथली टेस्ट हो, यूटी फर्स्ट हो रहा हो और हाफ ईयरली एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। सिग्निफिकेंट, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट क्या होता, फिगर्स क्या होता है, ये क्या होता है, किसी भौतिक राशि में एरर को, त्रुटि को कम करने का प्रयास करता है किसी भी भौतिक राशि में, ठीक है। जो हमारा ये किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो हमारा एरर होता है उसको कम करता है। जैसे स्मॉल जी है, जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। कभी कभी जी की वैल्यू 9.8 पे आती है, हम क्या बोल देते हैं ठीक है चलो ठीक है, तो वो का एरर है, वो हमने कर दिया कम, कोई दिक्कत। तो क्या होता है बच्चे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए आते हैं एग्जाम में, इसके कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल क्या है हमारा बच्चा, ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स आर काउंटेबल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंकों में गिने जाते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। जैसे 123 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ बच्चा 123, तो इसमें सारे भी अशून्य अंक क्या है, एक शून्य को छोड़ के जितने भी अंक होंगे उसे बोल लेंगे सभी अशून्य अंक, क्या बोल लेंगे, सभी अशून्य अंक। जैसे 1 2 3, ठीक है, तो इसमें कितने सार्थक अंक है भाई, 3। कितने सार्थक अंक इसके अंदर, 3। जैसे ये लिखा हुआ, ये एक डिजिट लिखी हुई है, तो इसमें हमें सार्थक अंक फाइंड करने हैं। तो 1 2 3 4 5, इसमें सार्थक अंक कितने हैं हमारे, 5। तो पहला रूल क्या है बच्चे कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंकों में गिने जाते हैं, ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स आर काउंटेबल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। कुछ तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या है, यदि दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य अंक आती है, ये हमारा नेक्स्ट रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अगर हमारी दो अशून्य अंकों के बीच शून्य अंक आता है तो वो भी क्या, सार्थक अंकों में गिना जाएगा, ठीक है। इफ जीरो एलिमेंट्स आर कंसिडर बिटवीन नॉन जीरो एलिमेंट्स इट आर ऑल्सो काउंटेबल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ 3005, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4, कितने बच्चे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हमारे, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ ये एक डिजिट लिखा हुआ, ठीक है, तो इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम, ये हमारे सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल क्या है बच्चे हमारा, इसमें क्या होता है, यदि अशून्य अंकों के दाईं ओर, यदि अशून्य अंकों की दाईं ओर शून्य अंक आता है तो वो सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता, ठीक है। इफ जीरो एलिमेंट्स आर कंसिडर राइट साइड ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इट इज आर नॉट काउंटेबल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जैसे 0.0003 ये लिखा हुआ है, तो ये जो जीरो आ रही है ये सार्थक अंकों में नहीं गिने जाने की। इसमें ओनली कितने सार्थक अंक हैं, 1। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे, 1 है इसके अंदर, ठीक है। जैसे 0.00030059, इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चे, 5 हैं, क्योंकि ये तो बीच में आ रहे हैं ना जीरो, तो वो तो गिने जाएंगे, जो राइट साइड मारे वो नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने का वो क्या है कि अगर हमारा शून्य अंक जो है जीरो एलिमेंट लेफ्ट साइड मारा वो भी काउंटेबल नहीं होगा, और 10 की पावर आर आल्सो नॉट काउंटेबल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब जो 10 की घात है वो भी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट नहीं होती। जैसे 100 लिखा हुआ, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये नहीं काउंट होंगे, ओनली 1, कितने बटे 1 है, ठीक है। जैसे हमारा 5000 लिखा हुआ, 5000 लिखा हुआ, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बच्चे हमारे, 1,
ठीक है, जैसे लिखा हुआ 2.57 इंटू 10⁻12, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 1 2 3, इसमें कितने बच्चे हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये काउंटेबल नहीं हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के बच्चे रूल हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, एग्जाम में 2 नंबर का जरूर आता है 11th स्टैंडर्ड में, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड भी हो, जरूर क्वेश्चन जरूर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने का, यूटी फर्स्ट में आओ या हाफ ईयरली में आओ, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है द्रव्यमान और भार में संबंध। बहुत छोटा सा टॉपिक है द्रव्यमान और भार में संबंध चैप्टर में। अच्छा, मैं ये बोला कि भार और द्रव्यमान एक ही चीज़, अलग अलग चीज़, दोनों बेटे अलग अलग चीज़ होती है। जैसे मैंने बोल दिया 25 kg, ये मास है, क्या है बच्चे, मास, क्या है, मास, क्या है बच्चे, मास। और सपोज करो मैंने कहा मेरा वेट कितना है 80 kg, ये मेरा वेट है। जब वेट का फॉर्मूला है W बराबर mg, जब मास में ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई होता है तो वो बन जाता है वेट। मैंने कहा मेरा वेट कितना है 80 kg है, तो मैं ये मेरा वेट मास मतलब ये होगा, उधर मैं 40 kg के 2 कर दूं, उनका भी 80 kg होगा, मेरा भी 80 kg, ठीक है। मेरा मास 80 kg, उनको दोनों का मास 80 kg हो गया, तो मेरे में वेट ज़्यादा है, मैं अकेला हूँ इधर, और उधर कोई 40 kg के 2 हो, तो उनमें मास क्या, उनका वेट कम है, इसलिए भी क्या खड़े, 2 खड़े, ठीक है। तो इसलिए वेट और मास दोनों अलग अलग चीज़ होता है बच्चे, ठीक है। तो जब हम मास में g से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वेट बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चे, वो वेट बन जाता है, ठीक है, ओके। तो जो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन्हें क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या है बेटा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अभी मैंने कुछ ही लिखे हुए क्योंकि इस वीडियो में इतनी कवर करेंगे, अगले जो 2 हैं वो भी बता दूँ कौन कौन से हैं। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टी। उसके बाद है गुणित अनुपात का नियम, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। फिर है गैलुसाक गैसेस लॉ, फिर है अवोगाद्रो लॉ, 2 हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये दिया है बेटा एंटोनी लेवोशियर ने। किसने दिया है, एंटोनी लेवोशियर ने। इन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे, फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से इसे बोलते हैं। एंड इसने दिया है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इन्होंने क्या बोला है कि जो द्रव्य है उसको न तो हम उत्पन्न कर सकते और नहीं नष्ट कर सकते, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसकी एक और स्टेटमेंट है, इन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में रिएक्टेंट टोटल मास आर इक्वल टू द प्रोडक्ट टोटल मास। मतलब किसी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें CaCO3, ये तो ब्रेक होगा CaO में और CO2 में, ये ब्रेक होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो 56 ग्राम CaO और 44 ग्राम हमारा क्या मिला, CO2 मिला हमें, ठीक है। इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये क्या हमारे बच्चे दोनों प्रोडक्ट हैं, क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने 100 ग्राम लिया तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना होगा 100 ग्राम, और प्रोडक्ट का टोटल मास कितना होगा 100 ग्राम, ठीक है, क्योंकि 56 और 44 कितना होगा 100 ग्राम। ये लो यही बोलता है, पर ये लो थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा एरर है इसमें, क्योंकि थोड़ा वो हमारा रिएक्टेंट एटमॉस्फेयर में उड़ जाए तो इतना नहीं मिल पाता, एरर तो चल जाता थोड़ा बहुत। तो इसमें क्या बोलते हैं कि रिएक्टेंट का टोटल वेट और प्रोडक्ट का टोटल वेट दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। लॉ क्या है सेकंड वाला, इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टी। इसमें क्या है बच्चे, इसमें ये बोला है कि जो हमारा यौगिक है उसको हम किसी भी मेथड से क्यों ना बना लें, उसमें जो उपस्थित तत्वों का अनुपात है वो सदैव स्थिर रहता है। कि मतलब जो हमारा कोई कंपाउंड है उसको हम किसी प्रोसेस से क्यों ना बना लें, उसमें जो हमारे जो तत्व हैं उसका जो
रेशो होगा, फिक्स रेशो में जुड़े रहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, इस वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसका एलिमेंट्स का जो रेशो है वो फिक्स है, ठीक है, 2:1। फॉर एग्जांपल अगर वाटर के सोर्स हम अलग अलग भी ले लें, सपोज करो हैंड पंप्स है वाटर लिया, या RO का वाटर हो गया, या हमारे जो भी सोर्सेज हैं वाटर के, रिवर हो गया या सी हो गया, उनका सबका वाटर का फॉर्मूला सेम ही रहेगा ना, चाहे सोर्स कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसलिए ये क्या है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टी। कोई भी कंपाउंड ले लें, उसमें जो भी हम बना रहे हैं, जो एक बार उसके एलिमेंट फिक्स हो चुके हैं, वो हमेशा फॉर्मूला फिक्स रहेगा, चाहे किसी भी सोर्स से बना लें। जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, ठीक है। ये क्या है बच्चे, ये बोलता है कि व्हेन 2 or more than element react and formed compound in the formation of compound, one elements have same weight and other elements have simple ratio of element। मतलब जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो उस बने यौगिक में एक तत्व का परमाणु भार सेम रहता है, समान रहता है, तथा दूसरे तत्व के परमाणु भार में क्या होता है, एक सरल अनुपात पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चे, सरल अनुपात पाया जाता है। फॉर एग्जांपल C और O, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन है, वो क्रिया करके मतलब एक दूसरे से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाते हैं, 2 कंपाउंड बनते हैं। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, एटॉमिक मास 12, O का कितना होता है 16, कार्बन का कितना है 12, O का कितना है 16 × 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखना बच्चे, यहाँ पे कार्बन का 12 है, 12 है, और यहाँ पे 12 है, तो एक का तो सेम हो गया। यहाँ पे O का कितना है 16 और यहाँ पे कितना है 32, तो 16 1 जा 16, 62 जा 32, तो रेशो कितना आया 1:2 का आया। कितना है बच्चे 1:2, ठीक है। ये हमारा लॉ यही बोलता है कि अगर हमारे 2 एलिमेंट हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और जो कंपाउंड बना उन कंपाउंड में एक एलिमेंट का रेशो सेम रहेगा और दूसरे के एलिमेंट के रेशो में क्या होगा, एक सिंपल रेशो पाया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर मतलब वीडियो को पूरा देखना, आप लोग क्या करना, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।